हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th और फिजिक्स का आपका चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको हम ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस भी बोलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी, क्या लिखा देखो यहाँ पे, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, आपने उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसको डिफाइन करना है, यानी कि बेसिकली आपसे डेफिनेशन इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो है, इसी को कई बार हम सिंपली फोकस भी बोल देते हैं। इसका सिंबल क्या होता है आपको पता होगा, फोकस का सिंबल होता है कैपिटल एफ। स्मॉल एफ जो सिंबल है वो हम फोकल लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, फोकस होता क्या है, एक पॉइंट होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द, एक पॉइंट है कहां पर, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पर हम बात करेंगे कॉनकेव के लिए स्पेशली। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच पैरेलल रेज, ठीक है, थ्रू विच पैरेलल रेज पास आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, पास आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर अगर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर में तो रे फोकस से पास नहीं होती है, कॉनकेव में पास होती है, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है, टुवार्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पर आप मान लीजिए ये पोल है। तो फोकस जो होगा, फोकस यहाँ पे होता है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने यहाँ पर फोकस होगा। और क्या कह रहा है कि अगर पैरेलल रे आएंगी, ये पैरेलल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है, आपको पता बताया जैसा कि मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल ये रे आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे इस फोकस से पास होगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है जिस पॉइंट से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे आप रे बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई रे अगर नीचे से आ रही है तो वो भी ऐसे फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका फोकस। सिंबल इसका मैंने बता दिया आपको, एफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर है कि मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। अभी व्हाट इज द फोकल लेंथ, कह रहा है कि फोकल लेंथ कितनी होगी। तो देखो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन होती है। फोकल लेंथ जो होती है किसी भी मिरर की, वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो डेट्स वाई हम क्या करेंगे यहाँ पे, आर कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करोगे 2 से, आपको आंसर मिलेगा कितना, हाफ कर दो बस सिंपली इसको, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है, एक मिरर का आप नाम बताइए जो क्या करेगा, आपको इमेज देगा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब कि सीधी ना, इरेक्ट मतलब क्या होता है, इरेक्ट मतलब कि सीधी इमेज, ठीक है, सीधी स्ट्रेट। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी जो इमेज है, जैसे प्लेन मिरर में मैं अपनी इमेज देखूंगा तो वो सीधी इमेज बनती है, ठीक है ना। यानी कि हेड आपकी जो, आप जो इमेज देखोगे, आपकी जो इमेज बनेगी उसमें आपका हेड ऊपर होगा और जो पैर है वो नीचे होंगे, सीधी इमेज बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। एनलार्ज का मतलब क्या होता है, एनलार्ज का मतलब होता है
कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज बनेगी। इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। इरेक्ट मतलब कि सीधी इमेज बनेगी, एनलार्ज मीन्स बड़ी बनेगी। तो आपने उस मिरर का नाम बताना कि मिरर कौन सा होगा, ऐसा मिरर बताओ जिसमें इमेज सीधी बने और बड़ी बने। अब ध्यान से देखना, अब अगर आप मैं इस चीज को देखूं कि इमेज सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, तो मेरे ध्यान में आएगा कि हाँ भाई इमेज मिरर जो है वो कॉन्वेक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कॉन्वेक्स में सीधी इमेज बनती है। लेकिन यहाँ पर इसने साथ में लिख दिया कि इमेज बड़ी भी होनी चाहिए, एनलार्ज होनी चाहिए। तो एनलार्ज इमेज जो है वो कॉन्वेक्स में नहीं बनती, कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज छोटी बनती है, एनलार्ज कभी नहीं बनेगी। तो ऐसा ये जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हमको चाहिए ये सिर्फ हमको कॉनकेव में ही मिलेगा, सिर्फ हमको कॉनकेव मिरर में ही देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है, सीधी बनती है और मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज इमेज हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ओके, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉनकेव मिरर। आगे बढ़ेंगे, एक मिनट, आपको क्लियर होगा यहाँ पे वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अच्छा देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्हाई डू वी प्रेफर, देखो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके इन टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट के अंदर हैं, टेक्स्ट के बीच में हैं, जिनको हम ब्लू बॉक्स क्वेश्चन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये क्वेश्चन आपको चैप्टर के बीच में मिलेंगे, और मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई क्या कह रहा है, व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर। आपने देखा होगा जैसे गाड़ी के साइड में जो मिरर होता है, शीशा होता है, ये देखो ये कौन सा शीशा होता है, कौन सा मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। ये तो इसने बता ही रखा है कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लगाया, इसके कुछ कारण है। देखो पहला कारण क्या है, इमेज सीधी बनाएगा, बिल्कुल उल्टी इमेज नहीं बनाएगा, ये सीधी इमेज बनाएगा। यानी कि इमेज कैसे बनाता है, ये इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स को, दूसरा कारण यह है कि इमेज जो बनाएगा वो डिमिनिश्ड बनाता है, छोटी बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा यानी कि छोटी इमेज बनाएगा। इससे क्या फायदा होगा छोटी इमेज बनाने से, आपको गाड़ी के पीछे का जो एरिया है वो आपको ज्यादा दिखेगा, बिहाइंड में कोई गाड़ी है वो दिखेगी, उस गाड़ी के पैरेलल में अगर कोई दूसरी गाड़ी है आपको वो भी विजिबल होगी। तो ये दोनों फायदे हैं कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, अगर कॉनकेव लगाओगे उसमें बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें तो इमेज उल्टी भी बनती है। आप नहीं चाहते कि आपको पीछे आने वाली गाड़ी ऐसे दिखेगी, उसके टायर ऊपर हो और उसकी जो ड्राइवर का सिर है वो आपको नीचे दिखाई दे, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो दैट्स वाई हम कॉनकेव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर प्लेन लगा लेते हैं, फिर गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर है वहां पर हम प्लेन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि प्लेन में तो इमेज सीधी बनती है। लेकिन देखो प्लेन में इमेज सीधी बनती है, लेकिन प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बराबर होते हैं, जिससे क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको ज़्यादा एरिया नहीं देख पाओगे, उसमें आप थोड़ा एरिया देख पाओगे। लेकिन कॉन्वेक्स में फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा आसपास का एरिया दिखाई देता है। ठीक है, तो यही पूछा तो हमने इसके कारण जो है यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने किया भी था से कि एक मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया इसने 32 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि फोकल लेंथ बता दो कितनी होगी। तो फोकल लेंथ तो सिंपल क्या होती है, आपको पता है r/2 ही लिखते हैं ना, 32 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, बस यही था क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा, एनलार्ज रियल इमेज बना रहा है। मिरर कौन सा, पहले तो ये देखो गिवन, तो देखो मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, जब भी आप न्यूमेरिकल करो ना आप लिखा करो ऐसे, गिवन में लिख लिया करो। गिवन में क्या है, मिरर कौन सा हमारा कॉनकेव है भाई, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है, और मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, कह रहा है कि 3 गुना 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पे 3, लेकिन 3 के साथ एक माइनस का साइन लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर कभी भी रियल इमेज बनाता है तो वो रियल इमेज हमेशा वो इन्वर्टेड बनाता है, सीधे नहीं बनाता।
और अगर इमेज इन्वर्टेड बनी तो मैग्निफिकेशन डेफिनेटली माइनस में मिलेगा, m इक्वल टू -3, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आगे चलेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसके साथ भी मैं माइनस लगाऊंगा, क्योंकि मैं बताता हूँ कि चाहे मिरर कोई सा भी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे रखते हो, पोल के लेफ्ट साइड में रखते हो, ठीक है, ये नेगेटिव होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट को जब आप मेजर करोगे पोल से तो आपको रे की डायरेक्शन के, रे के प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, तो दैट्स वाई ये नेगेटिव आता है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, वी आपसे पूछा है, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वी पूछा, कैसे बताओगे, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे। अब m हमको दे रखा है, m का जो फॉर्मूला है, लेट मी राइट, m का जो फॉर्मूला है क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करो सिंपल, m इक्वल टू -v बाय u, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर दो जल्दी से सारी, m कितना है -3, ठीक है भाई, माइनस v तो निकालना ही है, u की वैल्यू कितनी है -10, तो ये माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 को इधर ले आओ तो आपको v की वैल्यू देखने को मिलेगी, v इक्वल टू कितना होगा -30, और यूनिट लिखना मत भूलना, मीटर सेंटीमीटर क्या चल रहा है, देखो सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर, यूनिट नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली आधा नंबर काट लिया जाएगा। पूछा क्या था, वेयर इज द इमेज, कहाँ पर है, तो इमेज आपकी -30 सेंटीमीटर पे है, सिंपल। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ओब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई। देखो बेसिकली इसमें क्या है, तो चलो बनाते हैं इसको। देखो इसमें मैं एक सबसे पहले एक इंटरफेस बना लेता हूँ, एक्स वाई कोई इंटरफेस है, इंटरफेस आप समझते होंगे, इंटरफेस मीन्स अ लाइन और सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, दो मीडियम को बांटने वाली जो लाइन है उसको इंटरफेस बोलते हैं। पानी का ऊपर का सरफेस आप इंटरफेस बोल सकते हो, है ना। ये मान लीजिए मीडियम 1, मीडियम 2, कह रहा है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ओब्लिकली इनटू वाटर, इसको मान लीजिए ऊपर वाला मीडियम एयर है, नीचे वाटर है। ओब्लिकली का मतलब क्या है, ओब्लिकली मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं एंटर करी, ओब्लिकली कुछ एंगल बना रही है इंटरफेस के साथ। मान लीजिए देखो, चलो यहाँ पे ना शेप्स की हेल्प लेते हैं, देखिए कलर ठीक है, ये तो ये इस तरह से रे आएगी, ठीक है, इंसिडेंट रे, और जहां पर रे फॉल करते हैं वहीं पर हम एक नॉर्मल भी बनाते हैं, तो यहीं पर आप एक नॉर्मल बनाओगे, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है इंटरफेस के ऊपर, ये नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है। आगे चलें, अब देखो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट हम देखो, जब हम लाइट की प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है बिल्कुल सीधी चलती है, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी, यानी कि जब लाइट का मीडियम चेंज होगा तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, लेकिन देखना ये कि डायरेक्शन में चेंज आएगा तो वो नॉर्मल से अवे जाएगी कि उसके नजदीक आएगी। तो आप ये देखिए, ठीक है, और एक मिनट, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये ऐसे जा रही थी, बिल्कुल सीधी ऐसे जा रही थी। तो मैं नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और एरो ऐसे जरूर लगाना, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, लेट मी राइट, कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं बोलोगे, रिफ्रैक्टेड है। अच्छा, ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, ये बिल्कुल सीधी इस तरह से जा रही थी, और यहाँ पे कुछ एंगल्स भी हैं, एंगल्स देखो, एक ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है और एक आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है। इस ऊपर वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर बराबर
नहीं है। आप देख भी सकते हो ना, दिख रहा है आप सभी को, यहाँ पर ये जो एंगल है वो बराबर नहीं है, ठीक है। ये बराबर कब होते हैं? ये रिफ्लेक्शन में तो बराबर होते हैं, रिफ्लेक्शन में तो बराबर होते हैं, वहां पर तो आप रूल भी पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन के 2 नियम पढ़ते हो, वहां पर बताते हैं आपको। बट रिफ्रैक्शन के अंदर ये बराबर नहीं होते, ये बराबर सिर्फ एक केस में होते हैं, रिफ्रैक्शन में, जब लाइट नॉर्मली फॉल करे, यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाता है, उस केस में तो बराबर होते हैं, अदरवाइज रिफ्रैक्शन में ये कभी भी बराबर नहीं होते। तो बेटा आपने याद रखना है, जब लाइट एयर से वाटर में एंटर करेगी तो वो हल्की सी बेंड हो जाएगी, यू कैन सी, हल्की सी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड में चेंज आएगा। ओके, लाइट की स्पीड में चेंज आएगा। एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है, वाटर में लाइट की स्पीड कम है, तो स्पीड में चेंज आने की वजह से उसकी हल्की सी डायरेक्शन में चेंज आता है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अगर इसका रिवर्स करते हैं कि मान लीजिए वाटर से लाइट जा रही है और एयर में जा रही है, तो इन दैट केस लाइट क्या करती है? नॉर्मल से अवे चली जाती है। यहाँ पर क्या हो रही है? लाइट नॉर्मल की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कई बार देखो पेपर में पूछ लिया जाता है कि लाइट बेंड क्यों करती है, आप बताओगे सिंपली ड्यू टू चेंजिंग स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम वैक्यूम में होती है, उससे हल्की सी कम फिर एयर में, फिर ऐसे वाटर में, ग्लास में, अलग अलग मीडियम में, डायमंड के अंदर बहुत ही ज्यादा कम स्पीड होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक न्यूमेरिकल है, कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, लाइट क्या करिए एयर से जो है ग्लास में एंटर करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं? सिंबल ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n, और किसका? ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसकी वैल्यू हमको दी गई है 1.5, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? करें ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि हमसे पूछा गया है लाइट की स्पीड बताओ ग्लास के अंदर कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड ये दे रखी है, तो देखो एक काम करोगे आप, वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड दे रखी है ना, एयर के अंदर भी लगभग बराबर ही होती है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हम ये जो स्पीड है जो वैक्यूम के अंदर लिखी हुई है, इसी को हम एयर के अंदर भी स्पीड ये मान के चलते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे? लिखो इधर n, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर किसके बराबर होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के बीच में फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होती है। इधर लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन, जो बाद वाला मीडियम, देखो ग्लास के बाद दूसरा मीडियम क्या? एयर है ना, तो वो बाद वाले मीडियम की प्रॉपर्टी सारी ऊपर लिखी जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और इधर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो। एयर में तो मैंने आपको बताया वही वैक्यूम वाली यूज करोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यूनिट ध्यान से लिखना। और ग्लास के अंदर जो है उसको मैंने सिंबल का नाम दिया, ये ऐसे लिखोगे v, सिंपली आप v लिख के छोड़ दो वो भी ठीक है, ये साथ में सबस्क्रिप्ट में ऐसे g लिख दो, g फॉर ग्लास। और इधर इसकी वैल्यू 1.5 दे रखी है, 1.5। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, 1.5 को डिवाइड में ले जाओ, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 1.5 डिवाइड में आएगा। 3 को 1.5 से डिवाइड करोगे, आंसर मिलेगा आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? इसमें फाइंड आउट द, ये जो टेबल दे रखी है इसमें से हमने क्या फाइंड करना है? वो मीडियम बताना जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे हाई है। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। इस टेबल को ध्यान से पढ़िए। टेबल में देखो ऊपर क्या लिखा है, टेबल 9.3, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल। सबसे पहले तो इस वर्ड को समझ लो, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लिखा कैसे जाता है? मान लीजिए
मेरे को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो मैं इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल n और ग्लास का लिखना तो सिंपल ऐसे g लिखूंगा। हालांकि हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक पेयर के लिए फाइंड किया जाता है, तो पेयर का होना जरूरी है। अगर सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट आप मान लोगे कि दूसरा मीडियम वैक्यूम होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एक बार टेबल को देखो, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.003 के आसपास है। उसके बाद आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, ठीक है, क्वार्ट्ज और टर्पेंटाइन ऑयल, बेंजीन, क्राउन ग्लास, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। और फाइनली डायमंड का है 2.42, एयर का कितना था 1.003। तो आप देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही मीडियम ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर होगा। तो सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की है, सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की है। डायमंड के नजदीक आप देख रहे हो सफायर है, ये भी एक डायमंड की तरह क्या है, एक स्टोन होता है, कीमती पत्थर है ये भी। इसकी कितनी है 1.77 है। अच्छा, ग्लास के अंदर भी आपको दो तरह की कैटेगरी दिख रही है, क्राउन ग्लास आपको दिख रहा है और एक दिखेगा आपको फ्लिंट वाला, कहाँ पे गया, हाँ ये रहा फ्लिंट ग्लास। ये भी ग्लास की कैटेगरी है, दो अलग अलग टाइप के ग्लास हैं। क्राउन ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है और फ्लिंट ग्लास की थोड़ी सी ज्यादा होती है ना। तो बस सीधा सा याद रखोगे कि भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम। एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम, डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा। ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से आपको कंपैरिजन कर पाओगे कौन से मीडियम का, कौन से मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और कौन से मटेरियल का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है या कम है, ठीक है। चलिए, यही पूछा था हमसे कि किसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टेबल से रिलेटेड है, पूछा गया है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। इनमें से किसके अंदर लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। तीन चीजें आपको दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, केरोसिन है ये देखो, और है टर्पेंटाइन और वाटर। कह रहा है लाइट किसमें सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। देखो भाई, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती है, ठीक है, उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है उतनी ही कम होती है। इसको अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहें तो एक फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं ना, स्पीड के साथ रिलेट करके इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर हम देख रहे हैं तो एक तरह से वो रेसिप्रोकल होता है स्पीड के साथ। ओके, अब चेक करेंगे, केरोसिन ये रहा यहाँ पे 1.44, टर्पेंटाइन ऑयल यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 1.47 और वाटर कहाँ पर है, ये रहा, ये देखो। तो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी इस टर्पेंटाइन ऑयल की है, सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है तो लाइट की स्पीड सबसे कम इसमें है। ओके, और वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है इन तीनों में, तो सबसे ज्यादा स्पीड वाटर में होगी। लेट मी राइट हियर, स्पीड जो होगी वाटर के अंदर सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में। केरोसिन के अंदर, जो केरोसिन ऑयल है उसके अंदर फिर वाटर से कम होगी। और सबसे कम स्पीड किसमें देखने को मिलेगी, सबसे कम स्पीड हमको देखने को मिलेगी टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको, ये कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, तो सिर्फ डायमंड लिख के छोड़ दिया, दूसरा मीडियम तो बताया ही नहीं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि दूसरा मीडियम तो वैक्यूम होगा। डायमंड का लिखा कितना 2.42 और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड में v लिख लेते हैं, किसके बराबर है ये 2.42। यहाँ से आप v निकाल सकते हो, v कितना आएगा, v इक्वल टू c बाय 2.42। तो यहाँ से देखो हमको क्या जानकारी मिल रही है कि डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो c को 2.42 से डिवाइड करके आएगी। तो ये जो c है ये क्या होता है, ये c होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू अभी हमने बताई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ये है आपका क्वेश्चन, देखो इसको एक बार। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। वन डायोप्टर को डिफाइन करो। देखो पावर का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f। अगर मीटर में तो सिंपल है, सेंटीमीटर में तो 100/f लिख देते हैं उसको, ठीक है, वो इसी को कन्वर्ट करके आ जाएगा। तो पावर क्या होती है 1/f, करेंगे वन डायोप्टर। डायोप्टर जो है ये पावर की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर पावर कितनी है, 1 डायोप्टर है, ओके, इसको डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करोगे, तो यहाँ से क्या आएगा 1/f, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि f कितना आएगा 1 मीटर। तो सीधी सी बात है, किसी भी लेंस की पावर 1 डायोप्टर तब होगी जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। डेफिनेशन सिंपल, कैसे लिखोगे, पावर ऑफ अ लेंस विल बी 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ विल बी 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, देखो कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है भाई, लिख देते हैं इधर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एक नीडल की। नीडल कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ओके। यू की वैल्यू लिखी हुई है, माइनस का 50 लिखेंगे, आपको पहले बताया था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे लेंस कोई सा भी है, नेगेटिव में लेनी है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द, क्या करेगा, अच्छा ये इमेज के बारे में बता रहा है कि इमेज कहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे, इसने इमेज के बारे में बताया, ठीक है। देखो यानी कि v के बारे में बताया, v कितना है 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। इमेज कैसे बना रहा है, रियल बना रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स है और रियल इमेज बना रहा है, तो v यहाँ पे प्लस का आएगा। पूछा क्या इसने, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू, u के बारे में पूछ रहा है और कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन ये है इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, ऐसा कब होता है, आपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे अच्छे से, ऐसा कब होता है। देखो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 2f1 पे, तो इमेज कहाँ बनाता है, ये 2f2 पे बनाता है, सेम साइज की बनाता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसने, देखो इसने हमको इमेज 2f2 पे बनाएगा ना, इसने हमको ये दूरी तो बता ही दी पहले ही, ये कह रहा है कि 50 है, ये 50 सेंटीमीटर है, ओके। ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 ही होगा ना, 50 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी ये होती है। 10th क्लास में तो जो कॉन्वेक्स लेंस आप पढ़ोगे, उस कॉन्वेक्स लेंस में ये जो दो सरफेस है, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है, r1 बराबर r2 होता है इन 10th क्लास, 10th लेवल तक। तो हालांकि आप हायर क्लास में जाओगे, +2 क्लास में क्या होता है, 12th क्लास में, वहाँ पर तो हम ऐसे लेंस भी यूज करेंगे जिनका, भाई देखो लेंस के अंदर आपको पता है 2 सरफेस होते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर नहीं भी हो सकता है, वहाँ पर ये लागू नहीं होता फॉर्मूला, बट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जितनी दूरी ये है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है ना यहाँ पे, O से लेके ये जो दूरी है 2f1 की, उतनी ही O से 2f2 की दूरी होती है। और ये इसने 50 दे रखा, तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। एक तरीका तो ये है सिंपल करने का, लेकिन अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे v दे रखा है, u दे रखा है और साइज वगैरह वो बराबर दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। m इक्वल टू, m क्या होता है हमारे पास, v बाई u, लेंस के अंदर ये फॉर्मूला होता है v बाई u। अब ये कह रहा है कि इमेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि m की वैल्यू तो इसने हमको बता ही दी, मैग्निफिकेशन। अगर देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, तो कह रहा है कि दोनों का साइज बराबर है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, साइज तो बराबर है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट है और इमेज इन्वर्टेड है, लिखा भी है। तो मैग्निफिकेशन जो होगा, आप लिखोगे इमेज की हाइट मान लीजिए -1, तो ऑब्जेक्ट की हाइट +1, आंसर आएगा -1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 है, यहाँ पे पुट करके देखना, -1 इक्वल टू v कितना है, वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार v की, हाँ जी। देखो v कितना हमारे पास 50, प्लस का 50, और u हमने फाइंड करना है, तो u को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, तो u कितना आएगा माइनस का, ठीक है ना, -50। ऐसे भी कर लो, क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस का आएगी, प्लस का नहीं आएगी, ध्यान रखना, -50 आएगी, ठीक है।
आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। एक लेंस कौन सा है, देखो यहाँ पे कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, प्लस का 2 मीटर। प्लस कैसे हो सकती है भाई, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, ठीक है। देखो लेंस कौन सा हमारे पास, कॉन्वेक्स नहीं बल्कि कॉनकेव है। तो कॉनकेव लेंस जो होता है ना उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, क्या होती है, माइनस में होती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस होती है। तो पावर फाइंड करनी, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो 1/f कितना है, -2। तो 1/2 कितना होता है, 0.5, माइनस है साथ में माइनस लगाओगे। पावर निकाले तो यूनिट जरूर लिखोगे, क्या, डायोप्टर। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.5 डायोप्टर, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, लाइट वाले चैप्टर के क्लास 10th में सारे जो इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, जिनको हम ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस भी बोलते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। आप इसको रिपीट में बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।